मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा, एक कहानी यह भी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक कहानी यह भी, गद्य भाग 4th लेसन, और लेखिका है मन्नू भंडारी। यानी मन्नू भंडारी की अपनी कहानी है यह। तो उन्होंने इसमें बताया है अपने पिता के बारे में, उनके पिता का स्वभाव कैसे था, पहले वह कहाँ रहती थी, फिर जब आर्थिक परिस्थिति कुछ प्रॉब्लम्स आने के कारण वह कहाँ पर आ गई, और उनके अपने जीवन के बारे में, कॉलेज के दिन, ये सब बताया है। तो इसमें मन्नू भंडारी जी का जन्म कहाँ हुआ। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ। मध्य प्रदेश यानी एमपी, आपको पूरा लिखना है। मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ। लेकिन वो कहती है यादों का सिलसिला तो मेरा अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से शुरू हुआ। जन्म इंदौर में हुआ, पर वो तो बहुत छोटी थी, और जब उनके पिता बाद में जब बदली करके तबादला हो गया, या कुछ उन्हें अपने ही लोगों ने धोखा दिया, जिसके कारण वो इंदौर छोड़कर कहाँ आ गए, अजमेर। इंदौर छोड़कर वे अजमेर आ गए। तो वो कहती हैं कि अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में 2 मंजिला मकान से उसका यादों का सिलसिला शुरू होता है, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। यानी फर्स्ट फ्लोर पर पिताजी का अपना ही साम्राज्य था। यानी वो ट्यूशन लेते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, और पढ़ते लिखते अपनी पुस्तकें सब वहीं पर थी। अव्यवस्थित ढंग से पुस्तकें फैली बिखरी रहती थी। पत्रिकाओं और अखबारों के बीच कुछ पढ़ते रहते थे, या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ कौन रहती थी, हमारी माँ। माँ कैसी थी, बेपढ़ी लिखी, मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, व्यक्तित्व विहीन माँ। इसीलिए उसने अपनी माँ को ऐसा बोला है कि उनकी कोई अपनी पहचान नहीं थी। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी। माँ को व्यक्तित्व विहीन क्यों कहा है? एक्चुअली उसका तो खुद का व्यक्तित्व है, क्योंकि वो सबका ख्याल रखती थी, पर उन्होंने इसमें व्यंग्य में कहा है व्यक्तित्व विहीन, क्योंकि उसका खुद का कुछ भी नहीं था, खुद के लिए कभी कुछ नहीं सोचती थी, बस पिता की आज्ञा का पालन करती थी और सब बच्चों की जरूरतों का ख्याल रखती थी। अजमेर से पहले पिताजी कहाँ रहते थे, इंदौर। ये ध्यान रखना, इंदौर में पहले रहते थे। जब उन्हें आना पड़ा तो वे फिर इंदौर छोड़कर कहाँ आए, अजमेर। पर लेखिका इंदौर में बहुत छोटी थी, जन्म ही वहीं हुआ था, एमपी में। पर जब बड़ी थोड़ी समझदार हुई तब उसने तो अजमेर से ही उसको सब यादें याद है। कांग्रेस के साथ इंदौर में उनकी प्रतिष्ठा भी बहुत थी पिताजी की। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों वे 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रहकर पढ़ाते भी थे। अब देखो, किसी की कंडीशन अच्छी नहीं है, या कोई रहने के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है, तो वो अपने घर रुकवा कर भी उनको पढ़ाते थे। ये उनके खुशहाली के दिन थे, और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे, और वे बेहद, अब पिताजी कैसे थे, कोमल और संवेदनशील। एक और तो वे कोमल और संवेदनशील थे। कोमल यानी सॉफ्ट नेचर के थे, और संवेदनशील यानी दूसरों की भावनाओं को, वे फीलिंग्स को समझते थे। पर दूसरी ओर उनका नेचर कैसा था, क्रोधी और अहंवादी। उन्हें गुस्सा भी आता था, और उनमें थोड़ा ईगो भी था, यानी अपनी बात मनवाते थे। उनमें थोड़ा अपने प्रति अहंकार भी था। अहंकार वैसा नहीं, पर वो पढ़ाते थे तो उनमें एक
उनकी एक अलग ही सोच थी। तो एक तरफ वो कोमल और संवेदनशील भी थे, पर दूसरी ओर वे क्रोधी और अहमवादी थे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको पूरे उनकी स्टोरी में समझ आएगा कि क्यों पिता ऐसा करते थे, क्योंकि उनका नेचर ऐसा भी था और दूसरी ओर वे इस तरह भी थे। ये कहाँ पर, जब वे इंदौर में रहते थे तो उनकी दरिया दिली के चर्चे कम न थे, यानी सब पर दया भी करते थे ना, लोग बच्चों को पढ़ाते थे और सबका ख्याल रखते थे, सबकी ज़रूरतों को पूरा करते थे। और उनका एक प्रतिष्ठा थी गांव में, वहाँ पर इंदौर में, और कांग्रेस के इससे भी जुड़े हुए थे, समाज सेवा का काम भी करते थे। पर अब क्या हुआ देखो, पर यह तो लेखिका कहती है मैंने सिर्फ सुना है, क्योंकि वो छोटी थी, उसने सिर्फ सुना है कि पिताजी ऐसे थे। पर जब से उसने देखा अजमेर में, तो वो पिताजी अलग ही थे। तो देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते हुए पिता थे, यानी जो ये सारे गुण थे ना इनमें, इनके अब तो अवशेष ही रह गए थे। अवशेष कैसे, अवशेष किसको कहते हैं, जैसे पूरा मकान है वो टूट गया, पूरा टूट कर जो ऐसे कचरा बचता है पूरा टूट फूट कर, अब जैसे बड़े बड़े हमारे किले और सब टूट गए ना, उनके सिर्फ अवशेष रह गए, हम सिर्फ उनको पहचानते हैं कि हाँ यहाँ पर एक किला था। ऐसे ही पिताजी कैसे थे, जैसा नेचर था वो उसने सिर्फ सुना है, अब तो सिर्फ उसके अवशेषों को ढो रहे हैं वो अपने सर पर, क्योंकि अब वे वैसा नहीं बन सकते। क्यों, उसका भी कारण बताया है कि उनको किसी अपने ने धोखा दे दिया, जिसके कारण पिता पूरा बदल गए। अब वो किसी पर भी विश्वास नहीं करते थे, पहले आंख मूंद कर सब पे विश्वास कर लेते थे, अब किसी पर भी विश्वास नहीं करते थे, सब पर शक करते थे। और इस शक में अभी उनके बच्चे भी आ जाते थे चपेट में, यानी अब बच्चों को भी वे वैसी आज़ादी नहीं दे पाए, नहीं दे सकते थे, यानी उनका नेचर ही ऐसा हो गया था। तो अब देखो मैं पढ़ रही हूँ कि इंदौर से अजमेर आ गए, जहाँ उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी अनुवाद शब्दकोश यानी डिक्शनरी निकाली, इंग्लिश टू हिंदी। अधूरे काम को पूरा भी किया, अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था ये। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो दी, नाम तो दिया, पर पैसा नहीं, पर अर्थ नहीं, यानी पैसा नहीं। और शायद गिरती आर्थिक परिस्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ दिया। सकारात्मक यानी जो पॉजिटिव उनकी जो सब सोच थी वो सब निचोड़ गई। कपड़े को कैसे निचोड़ते हैं तो पूरा पानी निकल जाता है, तो उनकी जो सारी पॉजिटिव चीज़ें थी वो सब चली गई। किसके कारण, कि उनकी आर्थिक परिस्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन पूरी खराब होती जा रही थी। और वो रहे कैसे थे, एकदम राजा की तरह, और अचानक सब कुछ चेंज हो गया उनकी लाइफ में। सिकुड़ती आर्थिक परिस्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को इस आर्थिक परिस्थिति का शिकार होने दें, यानी बच्चों को कोई कमी होने दें। ये उनका अहम, ये यहाँ पर देखो अहम शब्द वो वाला ईगो नहीं है कि मैं ये हूँ मैं हूँ, पर ये अहम क्या था कि वो अपनी बच्चों की ज़रूरतों को अब पूरा नहीं कर पाते थे, तो उन्हें दुख होता था और उनका अहम उन्हें ये स्वीकार नहीं करता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाए, ऐसा उनका अहम स्वीकार नहीं करता था। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, आदतें कैसी थी, नवाबी राजा की तरह रहे थे। अधूरी महत्वाकांक्षाएं यानी इच्छाएं जो अधूरी रह गई, हमारे शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर चलते जाने के कारण, यानी एकदम टॉप पर जाकर एकदम बॉटम पर आने पर, यानी एकदम हाशिए पर आ गए, तो उनका सारा गुस्सा किस पर निकलता था, माँ पर। और माँ चुपचाप उनकी जातियों को सहन करती रहती थी। तो या क्रोध बनकर हमेशा माँ उनसे डरती और कंपाती रहती थी।
अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी चोटें थी कि पिता जो आंख मूंद पर सब पर विश्वास कर लेते थे, बाद के दिनों में उन्हें इतना शक्की बना दिया कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आ जाते थे। लेखिका मनु भंडारी कह रही है हम लोग भी उनके शक की चपेट में आ जाते थे। तो पिता कैसे हो गए, एकदम बदल गए। किसके कारण? कि किसी अपने के हाथों उन्हें ऐसा विश्वासघात मिला जिसके कारण उन्हें सब कुछ छोड़कर इंदौर से अजमेर आना पड़ा और उनकी नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाओं के कारण उनका अहम उन्हें ये स्वीकार नहीं करता था कि उनके बच्चे भी उस आर्थिक परिस्थिति को झेलें। तो जब वे अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पाते थे तो वे कैसे हो जाते थे, क्रोधी हो जाते थे और गुस्सा सारा माँ पर निकलता था। माँ उनसे हमेशा डरती, कंपाती रहती थी। तो ये है पिता के बारे में। अभी और भी आगे पैराग्राफ है पर इसे एक वीडियो में पहले इतना ही भेजूंगी। पहले आप अपने दिमाग में ये एक स्टोरी बना समझ लो कि ये स्टोरी मनु भंडारी की अपनी आत्मकथा है, अपनी कहानी है। और उनके पिता के बारे में जब आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, ये पूरा वीडियो सुनना और फिर अपने हिसाब से आप लिख सकते हो कि मनु भंडारी के अपने पिता के प्रति क्या विचार थे। मतलब पिता कैसे थे तो ये अलग है, विचार क्या थे और मनु भंडारी फिर कैसे अपने पिता की तरह ही होती गई, ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो अभी इस वीडियो को ध्यान से सुनना। थैंक यू।